जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए इस वीडियो के लिए मैं आपको माफ़ी चाहूँगा कि ये जो वीडियो है काफ़ी लेट आ रही है। कारण ये रहा है कि पिछले 2 दिन से इससे रिलेटेड जो कंटेंट है मेरे पास नहीं था। हालांकि मैंने पिछली बार वीडियो बना के डाल रखी थी इस टॉपिक की, लेकिन वो इतनी क्वालिटी वीडियो नहीं थी कि जो जिस टाइप से अब एग्ज़ाम बन रहे हैं उसको कवर कर सके। इसको कवर करने के लिए मैं पिछले 2 दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ, डाटा ढूंढ रहा हूँ, तब जाकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ लास्ट मोमेंट पर आपके लिए। तो इस वीडियो में हम आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी ये सारी चीज़ याद करनी है, रट्टा मारना है पीडीएफ से। बस एक सरसरी सी निगाह आप इस पर मार लीजिए। कोई क्वेश्चन बना तो 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें के आप एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। बस इतना आपने याद करना है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, बहुत जल्दी जल्दी करके समझाऊंगा और बहुत छोटी सी मतलब वीडियो बनाऊंगा, बहुत छोटे से टाइम में मैं से कवर कर दूँ। कंटेंट काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसे बहुत जल्दी जल्दी करके आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड करा दूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं जो एंटी टेररिज्म डे है, ठीक है, इसको आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये 21 मई को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1991 ईस्वी में जो है राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उसी के मतलब कि उन्हीं के लिए ये मनाया जाता है कि इस तरह से आतंकवाद में किसी की हत्या ना हो। इसलिए इसको राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मई याद रखना है इस डेट को। भारत में बात करते हैं आतंकवादी हमलों की। देखिए, इसमें 3 हमले हैं। वैसे तो काफी ज्यादा हमले भारत के अंदर हुए हैं आतंकवादी, लेकिन इस पेपर के लिए मैं आपको जितना कम समय बचा है उसके लिए मैं आपको केवल इतनी चीजें बताऊंगा कि भाई आप ये मोटे मोटे से जो आतंकवादी हमले हुए हैं, एक बार इन पर निगाह डाल लीजिए। जैसे पुलवामा अटैक की बात करें तो पुलवामा जो हमला हुआ था ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था, और इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ऑल आउट। इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ऑल आउट किस आतंकवादी हमले के विरोध में चलाया गया? ऐसे आपसे क्वेश्चन बने तो पुलवामा हमला। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था। पूछा जाता है कि जो भारतीय संसद है उस पर हमला कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001, ये याद रखना। 26/11 का हमला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसकी एनिवर्सरी भी मनाई जाती है कि 26/11 जो है वो हमला हुआ था। ताज होटल पर हुआ था हमला मुंबई के अंदर 2008 में। 11 सितंबर की बात करें तो विश्व स्तर पर बड़ा हमला था, 2001 में हुआ था। पेंटागन विश्व व्यापार केंद्र, दो ट्विन्स टावर हुए करते थे अमेरिका के अंदर, उन पर हमला किया गया था। ये हमला भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए तो बताना 2001 में यह हमला हुआ था। चलिए, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पर नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है, मैंने याद करा दिया। उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं तो एक हमला आपने उत्तर प्रदेश का याद करना है, और वो है आपका वाराणसी पर कब हमला हुआ था? 7 मार्च 2006 में हुआ था। ये सभी चीजें आपने ज्यादातर याद नहीं करनी, मैंने डाटा बना दिया है, प्रोवाइड करा दिया। तो यूपीएसआई की आप तैयारी करोगे तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैंने इसके अंदर भी प्रीवियस क्वेश्चन भी रखे हैं जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल वार्डन में पूछे गए हैं, वे भी सभी क्वेश्चन इसके अंदर भी है। चलिए बात करते हैं आतंकवादी विरोध कानून। जो भारत के अंदर कानून है वे कौन कौन से हैं? हालांकि ये कानून एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, अभी शायद 25 तारीख में या 24 तारीख की शिफ्ट में किसी में पूछा गया है। 1985 में टाडा आता है, जिसको खत्म कर दिया जाता है 1997 ईस्वी में। और 1997 में खत्म करने के बाद भारत के अंदर आतंकवादी विरोध कानून जो आता है 2002 में आता है, पोटा के नाम से, जिसको खत्म किया जाता है 2004 में। दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं करना आपने। 1985 में सबसे पहला आतंकवादी विरोध कानून किसके रूप में आता है? टाडा के। 2002 में पोटा के रूप में आता है, जिसको 2004 में खत्म कर दिया जाता है। और भारत के अंदर जो रासू का नाम का जो कानून आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो आता है, ये आता है 1980 में।
वही बात करें ऊपा की, UAPA, ये 1967 में आता है। ये गैर कानूनी गतिविधियां जो है उसकी रोकथाम अधिनियम के तहत ये आता है और लागू होता है। वही बात करें नेक्स्ट जो है, ये है पॉक्सो। ये पॉक्सो एक्ट जो है ये 2012 में आता है, जो बाल अपराधों से संबंधित है। मैं ज्यादा चीजें इसके अंदर डिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, केवल ये कि बहुत जल्दी जल्दी आप इस कंटेंट को देख लीजिए, क्योंकि आपका कल पेपर भी है और कुछ बच्चों का जो 31 तारीख और 30 तारीख में पेपर है, तो वे एक बार हल्की हल्की से इस पर निगाह मार लीजिए। कोई क्वेश्चन आप बना पाए एग्जाम के अंदर तो बना लेना, लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं लेनी प्यारे बच्चों, क्योंकि यूट्यूब पर एक चलन ही स्टार्ट हो गया है। क्या हो रहा है कि जैसे ही 23, 24, 25 की जो शिफ्ट हुई है, तो उसके बाद जो 30 और 31 की शिफ्ट होने वाली है, उन बच्चों को इतना डराया जा रहा है कि ये ऐसा पेपर आएगा, ये आएगा, कहीं पेपर बदल जाएगा। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, जो आपने तैयार कर रखा है उसी को बेस्ट करके आइए और बहुत अच्छे से आपका पेपर निकल जाएगा, यदि आप अपने आप पर मेहनत करोगे, अपने खुद पर विश्वास करोगे। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के अंदर जो राज्यों के अंदर नक्सलवाद या आतंकवाद होता है उसके बारे में जान लेते हैं। कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहां बात करें भारत के अंदर आतंकवाद में, जो प्रारंभ होता है भारत के अंदर वो नक्सली विद्रोह से होता है। ये होता है 1969 ईस्वी से। 1969 ईस्वी से होता है नक्सली विद्रोह। और नक्सली विद्रोह के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं चारू मजूमदार। पश्चिम बंगाल में नक्सली विद्रोह का पहला केस माना जाता है कि पश्चिमी बंगाल से स्टार्ट होता था। चारू मजूमदार जो है ये भूमिहीन जो श्रमिक हैं उनकी रक्षा के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। किसके खिलाफ किया था? तो जमींदारों और साहूकारों और जो बड़े पुलिस अधिकारी थे उनके खिलाफ ये इन्होंने एक नक्सली विद्रोह स्टार्ट किया था, एक विद्रोह स्टार्ट किया था। कई बार पूछ लिया जाता है जो चारू मजूमदार का विद्रोह था वो किन के खिलाफ था? भूमिहीन श्रमिकों का जो विद्रोह था वो किन के खिलाफ था? तो जमींदारों और साहूकारों। पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर जो मांग चलती है खालिस्तान की मांग चलती है। तो खालिस्तानी विद्रोह यदि पूछा जाए आपसे कहां पर है, ये धर्म के आधार पर है पंजाब के अंदर। कहां पर आ जाएगा? तो पंजाब में आ जाएगा। वही बात करें, देखिए असम के अंदर विद्रोह जो चलता है ये शरणार्थी विद्रोह चलता है, जिसको बोडोलैंड की मांग, जिसके द्वारा बोडोलैंड की मांग की जाती है। और बोडोलैंड की मांग को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन बजरंग। ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप पूछोगे कि सर जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैलता है वो किसके लिए फैलता है? तो यहां पर भूमि विवाद है, जो कुछ भूमि है उसी का विवाद है जम्मू कश्मीर के अंदर, और कुछ राजनीतिक अस्थिरता है जिसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद है। तो उम्मीद करूंगा कि जितने फैक्ट मैंने आपको समझाए हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपका जो पेपर है उस पेपर के अकॉर्डिंग ये कंटेंट आपके लिए बहुत बेस्ट है। और इससे यदि कोई बाहर जाता है तो भाई बच्चों वो सभी के लिए बाहर जाएगा, पूरी यूट्यूब पर छान मानना, ऐसा कंटेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। भारत में सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की बात करें तो देखिए जो हमारी 7वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान के अंदर कुल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में के जो 7वीं अनुसूची है वो 3 भागों में बटी है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर जो आर्मी और नेवी और उसके साथ साथ आपकी आ जाएगी जल सेना, ये आ जाएंगे। ये तीनों की तीनों सेना जो है जल सेना, ये तीनों की तीनों सेना किसके अंदर आ जाएंगी? संघ सूची के अंदर आ जाएंगे। और इन पर जो अधिकार होता है, तीनों सेना का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। राज्य सूची के अंदर जो राज्य की पुलिस होती है, जेल पुलिस होती है, सुधार गृह व्यवस्था, ये सब किसके अंदर आते हैं? तो राज्य सूची के अंदर आते हैं। तो कई बार पूछ भी लिया जाता है जो राज्य की पुलिस है या जेल पुलिस है वो किसके अंडर में आती है? तो ये आती है राज्य सूची के अंडर में। संवर्ती सूची की बात करें तो आपराधिक विधि जो है, यानी कि अपराधों को रोकने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो किस सूची में रखे जाते हैं? तो इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। वही बात करें जो हमारा देश है उसमें सुरक्षा को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो 2 भागों में बांटते हैं।
एक है आपका आंतरिक सुरक्षा और दूसरी बाह्य सुरक्षा। लेकिन उसे पढ़ने से पहले पहले कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बच्चे जल्दी जल्दी वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे, तो मैं उनके बारे में भी सोचता हूं कि वे जो है ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में जहां से बन सकते हैं वो उनको जल्दी से कवर कर ले। और यदि आपको थोड़ी सी ज्यादा जल्दी है तो भाई बच्चों मैं रिक्वायर्ड करूंगा कि आप इसे थोड़ी सी स्पीड में देख लें, क्योंकि हो सकता है मेरे पढ़ाने का तरीका स्लो हो, तो आप इस वीडियो को थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए ताकि आपका जो टाइम है वो भी कंज्यूम हो जाए। चलिए, कुछ खुफिया एजेंसी है, मुझे लगता है कि यहां से इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और पूछी जा सकती है कौन सी खुफिया एजेंसी जो है वो किस देश में एक्टिव है। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद का टॉपिक है, तो ये सुरक्षा से रिलेटेड एजेंसी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे यहां की बात करें, यहां पर आ जाएगा ISI, ये पाकिस्तान की है। फुल फॉर्म की बात करें तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। वही बात करें CIA, सभी जानते हैं बच्चे कि CIA कहाँ की है, जो हॉलीवुड मूवी है उनमें दिखाई जाती है, तो अमेरिका की है, ये हो जाएगी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। MI6, इस पर मूवी भी बन चुकी है, कहाँ की है, ब्रिटिश की है, ये आ जाएगी मिलिट्री इंटेलिजेंस। वहीं चीन की बात करें तो मैस हो जाएगी, MSS हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। मैं आपको रिक्वायर्ड करूंगा कि आप एक तो इसको याद रखिए, एक यहां पर मोसाद जो है, ये बहुत पूछी जाती है कि मोसाद जो खुफिया एजेंसी है ये किस देश की है, तो आपने बताना है इजराइल की है प्यारे बच्चों। वही बात करें फेडरल सिक्योरिटी सर्विस जो है FSB, ये रसिया की है। रसिया की इसलिए पूछी जा सकती है क्योंकि रसिया के साथ जो हमारे संबंध हैं बहुत अच्छे संबंध हैं, तो इस वजह से ये पूछे जा सकते हैं। वही बैंड की बात करें तो ये इतना बड़ा सा नाम है भाई बच्चों, ये कभी मतलब आपको ज्यादातर एग्जामों में देखने के लिए नहीं मिलता। केवल ये पूछा जाता है जो बैंड है ये कहां की जो है एजेंसी है, ठीक है। BND जो है ये एजेंसी है जर्मनी की, और ये जर्मन लैंग्वेज का ही नाम है, तो इसे आप ना भी पढ़िए क्योंकि इतना बड़ा नाम किसी तरह से तो याद नहीं होगा, लेकिन यदि एग्जाम के अंदर आ भी जाता है तो आप देखते ही, जैसे कि अभी आपने इसको एक बार निगाह से देख लिया तो आपके ये याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, एक और यहां पर रह गई थी, ये थी DGES, ये फ्रांस की। जैसे कि मैंने बताया था कि हम जो अपनी सुरक्षा को दो भागों में बांटते हैं, एक तो बाह्य सुरक्षा और दूसरी आ जाएगी आंतरिक सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा के अंदर जो है हम रखते हैं थल सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक जो बल हैं उनको रखते हैं। और ये पूछा जाता है कि ये जो तीनों की तीनों सेनाएं हैं या चारों सेनाओं की बात करें तो ये किसके अंडर आती हैं, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वही जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है तो अर्ध सैनिक बल बोलेंगे इनको, अर्ध सैनिक बल। सैनिक बल ये किसके अंडर में आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके भाई, ये आ जाएगा रक्षा मंत्रालय, ये गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय पूछे क्योंकि 2013 यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि अर्ध सैनिक बल जो हैं वो किस मंत्रालय के अधीन रखे जाते हैं, तो गृह मंत्रालय के। और आपके मंत्रालयों के कार्यों से रिलेटेड क्वेश्चन बन भी रहे हैं, तो यहां से ये चीजें भी कवर हो जाएंगी। तो रक्षा मंत्रालय के अंदर जो आ जाएंगे थल सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल आ जाएंगे। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का जो प्रमुख होता है मैंने अभी बताया है, राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत में पांच जो है केंद्रीय गुप्तचर जो है प्रशिक्षण विद्यालय है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेल वार्डन के अंदर। आपने गाजियाबाद वाला याद रखना है, यही पूछा गया है। पूछा गया था कि जो गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है उत्तर प्रदेश में वो कहां पर है, गाजियाबाद के अंदर है। बाकी आप किसी को मत याद करिए क्योंकि आपसे शायद मुझे नहीं लगता कि ये पूछ लिया जाए। आगे बात करते हैं परमाणु परीक्षण, क्योंकि परमाणु परीक्षण भी हमारी आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताता है, दर्शाता है कि हमारे पास कितने परमाणु हथियार हैं या परमाणु की चीजें हैं। तो पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये हुआ था 1974 ईस्वी में। इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, यूपीएसआई 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी
वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब हमने परमाणु परीक्षण किया था पहला, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों, देखिए कई बार कोई क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी हमारी होती है। तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे कई हजार बच्चे वीडियो देखते हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए, वही हमने गलत पढ़ा दिया, तो ये हमारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको सही कराना या उसको मानना कि ये हमारी गलती थी। तो कई बार देखिए हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि ये चीजें जो है कई बार दूसरे लड़के जो टाइप करते हैं और सामने ऐसे ही आ जाता है तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये ही सही तो नहीं है। तो इन चीजों में कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए भाई बच्चों आप थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिए करिए कि कोई गलती हो गई तो उसको पिन कर दीजिए करिए, सबको पता लग जाए कि ये चीजें ऐसे हैं। आगे बात करते हैं दूसरा परमाणु परीक्षण। ये कब होता है? तो 1998 में होता है और इसको नाम दिया गया था शक्ति 98। और तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे ये थे अटल जी। अटल जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय हमारे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट की बात करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। रिकॉर्ड की बात करें तो भारत के अंदर जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाएं होती हैं, उन सबको रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी जो होती है वो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की होती है, यानी एनसीआरबी की होती है। कई बार एनसीआरबी की फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो आ जाए। इसका जो गठन किया गया था 1986 में किया गया था और किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर ये काम करती है। तो इसको आप लिख लेना, गृह मंत्रालय, मंत्रालय के अंदर ये काम करती है। राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन, इसका क्या काम है? तो इसका काम है, देखिए जैसे ये आ जाएगी रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा और क्रिप्टो सिस्टम आदि में जो है प्रौद्योगिकी क्षमताओं का विकास करना। तो कई बार जैसे साइबर क्राइम वाला आपका टॉपिक है तो उसमें पूछ ले कि साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी तकनीक क्षमताओं को विकसित कौन करता है, तब आपने नाम बताना है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। चलिए आगे बात करते हैं अफसरों की पद श्रेणियां। यहां पर आपने कोई और पद श्रेणी नहीं याद रखनी, केवल सर्वोच्च वाली रखनी है, जो सर्वोच्च है। और सर्वोच्च क्या है? आपसे पूछा जाएगा थल सेना का जो सर्वोच्च प्रमुख होता है वो कौन होता है, आपने जनरल बताना है। वही बात करें, देखिए वायुसेना का जो सर्वोच्च होता है वो एयर चीफ मार्शल होता है। बाकी आपने कोई याद नहीं रखनी। हालांकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि वायुसेना का जो निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा प्रमुख है, तब ये देगा, एक देगा आपको एयर चीफ मार्शल, दूसरा एयर मार्शल, तीसरा दे देगा एयर वाइस मार्शल। तो उस समय बनते हैं, लेकिन अभी के लिए क्योंकि पेपर आपका इतना जल्दी है, कल ही पेपर है और ये डाटा आने में काफी समय लगा है मुझे, तो आप केवल ये याद रखिए कि प्रथम जो है वो मतलब जो प्रथम इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है वो कौन सा होता है, तो एयर चीफ मार्शल का होता है। इसी से आप निकाल भी लोगे, यदि ये पद भी दिए जाते हैं आपको तो सबसे बड़ा ये निकाल लोगे। नेक्स्ट की बात करें, जो जल सेना है, जल सेना में कौन बड़ा होता है, तो एडमिरल होता है, बाकी सब तो आप स्किप कर दीजिए। वर्तमान में जो हमारे सीडीएस हैं, इन्हीं तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं ये आ जाएंगे आपके अनिल चौहान। अब ऐसे मत समझ लेना इसको कि प्रमुख इन तीनों सेनाओं के सीडीएस होते हैं। इन तीनों सेनाओं के तो प्रमुख राष्ट्रपति जी होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो रखे गए हैं राष्ट्रपति के बाद वो सीडीएस रखे गए हैं, अनिल चौहान जी। नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो ये हो जाएंगे एडमिरल, देखिए इनके साथ जुड़ा है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, 26वें नंबर के अभी बने थे। वायुसेना की बात करें विवेक राम चौधरी जी हैं 27वें नंबर के। थल सेना की बात करें तो मनोज पांडे जी हैं 29वें नंबर के। प्रथम सीडीएस विपिन रावत जी रहे थे, जो एक हादसे में जो उनका ये था आपका जो प्लेन था इनका
वो क्रैश हुआ था शायद केरल में, तो वहां पर इनकी डेथ हो गई थी। तो पहले प्रथम सीडीएस पूछे तो ये हो जाएंगे विपिन रावत जी। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय थल सेना के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान कौन सा याद करना है आपने? दो याद करने हैं, बाकी स्किप कर दीजिए, और याद भी नहीं करने हैं, केवल सरसरी सी निगाह मारनी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पेपर तक आपको केवल 4 ऑप्शनों में के सही करके थोड़ा सा निकालने की कोशिश करनी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें, ये महाराष्ट्र में मिलेगी, खड़गवासला। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो ये देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड में। बस ये दो याद रखना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, आंतरिक सुरक्षा। अभी तो हम बात कर रहे थे बाह्य सुरक्षा के बारे में, कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन सी मिलिट्री है, उसके बारे में। अब बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा। जैसे कि मैंने कहा था कि आंतरिक सुरक्षा जो है, यानी कि अर्ध सैनिक बल जो है, ये किसके अंदर आते हैं? गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। कौन कौन से होते हैं? असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएस, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और सीआरपीएफ, ये गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। उसके साथ साथ जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और सीआईबी, ये भी किसके अंदर आती हैं? गृह मंत्रालय के अंदर ही काम करती है। तो आपका यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? कई बार जो सीआईएसएफ है इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, जैसे जेल वार्डन में पूछी गई थी। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म पूछ लेगा, इनका गठन कब हुआ, एक दो के आदर्श वाक्य पूछ लेता है। तो इनसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सीमा सुरक्षा बल की बात करते हैं, सबसे पहले बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फुल फॉर्म पूछे तो बता देना, फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछी भी जा रही है। गठन कब होता है? ये यूपीएसआई 2011 में पूछा गया है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद आपका टॉपिक है, एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन बने हैं। यूपीएसआई का भी सेम यूपी कांस्टेबल वाला ही सिलेबस है, एक दो चैप्टर ऊपर नीचे हैं बस। तो 1965 ईस्वी में बीएसएफ का गठन हुआ था। ये बॉर्डर पर सिक्योरिटी करने का काम करती है। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। महानिदेशक अभी छोड़ दीजिए, इतना नहीं पूछ सकता शायद, नितिन अग्रवाल जी। आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। अब देखिए क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनकी सीमाओं की सुरक्षा करने का काम किसका है? तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर जो सुरक्षा करने का काम है, ये किस फोर्स का है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कैसे करोगे? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है पहले एक ही पार्ट हुआ करते थे, भारत के ही पार्ट थे। अब हमारा कर्तव्य है, पूरा जीवन भर कर्तव्य है कि इनसे यदि कोई हमें दिक्कत परेशानी होती है तो हम बॉर्डर पर सिक्योरिटी करेंगे, यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य रहेगा, इन दोनों से हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे आप याद कर लोगे इस आदर्श वाक्य। केंद्रीय रिजर्व बल की बात करें, सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फुल फॉर्म पूछी जाती है, पूछी भी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस के एग्जाम हुए हैं। याद कर लेना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एक ही बार में याद हो जाएगी, दोबारा आपको याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। मुख्यालय अगेन इसका भी नई दिल्ली के अंदर है। यूपी पुलिस और यूपी एएसआई में पूछा जा चुका है 2018 में। आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा राष्ट्र प्रथम। केंद्र की बात आई है, केंद्रीय रिजर्व, यानी कि राष्ट्र की बात आई है तो राष्ट्र प्रथम, सेवा और निष्ठा, इस तरह से आप निकाल लोगे। केंद्र का मतलब हमारा जो केंद्र है, हमारा जो राष्ट्र है, और उसके अनेक राज्य हैं, इस तरह से आप इसका आदर्श वाक्य याद करोगे। इसको कब बनाया गया था? तो देखिए, जब ब्रिटिश क्राउन हम पर रूल करते थे उस समय बनाया गया था। 27 जुलाई 1939 ईस्वी को अस्तित्व में आता है, लेकिन उसके बाद 1949 को जो है इसका नाम बदल कर दिया जाता है सीआरपीएफ। जब हम आजाद हो जाते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने वाला ही था, उससे एक साल पहले जो है हमने क्या किया था? सीआरपीएफ इसको कर दिया था। तो ये चीज याद रखोगे, आपसे पूछा गया है। देखिए 2021 में यूपीएसआई में क्वेश्चन बन चुका है कि इसका नाम कब बदला गया और इसका गठन कब किया गया, तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स।
इसका जो गठन किया गया था ये किया गया था 1969 में किया गया था। मुख्यालय गेम दिल्ली ही है, ज्यादातर का मुख्यालय दिल्ली ही है, याद रखना। आदर्श वाक्य क्या है? संरक्षण और सुरक्षा। औद्योगिक जो है इसमें देखिए खुद ही सुरक्षा आ गया, उद्योगों का संरक्षण करना है और सुरक्षा करना है, इस तरह से आप इसका आदर्श वाक्य याद करोगे। उद्योगों का संरक्षण और सुरक्षा करना इसका आदर्श वाक्य है। क्या काम करती है? तो सरकारी जितने भी कारखाने हैं, सरकारी जितने भी उपक्रम हैं, जैसे भेल गेल ये प्लांट्स हैं बड़े बड़े, इन सब की सुरक्षा करने का जिम्मेदारी किसकी है? CISF की। तो ये कई बार पूछ भी लिया जाता है कि भैया ये बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक सुरक्षा बल कौन सी है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आ जाएगी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है सरकारी कारखानों एवं अन्य उपकरणों की सुरक्षा किसके हाथ में होती है, तब भी आप क्या लगाओगे? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। नेक्स्ट की बात करते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंपोर्टेंट है आपके लिए। इसकी फुल फॉर्म गठन, मुझे नहीं लगता इसका गठन पूछेगा, रहने देना। आदर्श वाक्य स्वयं रक्षम, इसका आदर्श वाक्य है, छोटा सा ही आप याद रख लोगे। ITBP का आदर्श वाक्य स्वयं रक्षम। भारत और चीन की सीमा पर अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा करती है। आपसे पूछे कि जो भारत और चीन की सुरक्षा कौन करती है, तो वो ITBP करती है। वहीं काराकोरम जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी देखिए ये सुरक्षा करती है, ये पूछा गया है। ये सारी पॉइंट जो है एक लाइन में देख लेना। लद्दाख में काराकोरम दर्रा और अरुणाचल प्रदेश का जो है जलेपला दर्रा, यहां तक की सीमा की सुरक्षा कौन करती है? तो ये ITBP करती है। और भारत और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कौन करती है? ITBP। तो दोनों से पॉइंट बनते हैं, यही लैंग्वेज देता है कि इनकी सीमा की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है, और 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो उसमें का आपने ये सिलेक्ट करना है। चलिए आगे बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल, यानी कि SSB। इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती, छोड़ देना। गठन पूछ लेता है इसका, 1963 में किया गया था। सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। किसका भाईचारा? तो नेपाल और भूटान हमारी नेबरहुड कंट्री है, हमारे बहुत अच्छे मतलब कि इनसे संबंध भी रहते हैं, इन दोनों देशों से हमारी कभी ज्यादा इनसे लड़ाई भी नहीं होती, तो इनसे हमारा भाईचारा है। ऐसे आप करोगे। SSB की जिम्मेदारी है नेपाल और भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना। तो क्वेश्चन बने कि नेपाल और भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है, तब बताना आपने सशस्त्र सीमा बल। असम राइफल की बात करें, असम राइफल का हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जा चुका है, शिलोंग के अंदर है। और आदर्श वाक्य क्या है? पहाड़ी लोगों के मित्र गठन। पहाड़ी लोगों के, अरे इसका आदर्श वाक्य नहीं, कुछ भी छोड़िए। ठीक है, गठन की बात करें तो 1835 ईस्वी को कछार लेवी के नाम से इसको गठित किया गया था, और 1917 में असम राइफल नाम इसका पड़ गया है। सीमा की सुरक्षा कौन सी करती है? जो म्यांमार वाली सीमा है भारत की जो लगती है, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी असम राइफल। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, गठन 1984 में किया गया था, मुख्यालय नई दिल्ली। क्षेत्रीय बेस की बात करें, अभी देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा, जितनी भी आई है तभी सभी का ज्यादातर आपको जो मुख्यालय मिला है दिल्ली के अंदर, लेकिन एक जो असम राइफल थी वो शिलोंग के अंदर थी, इसलिए अलग होने की वजह से इसका मुख्यालय पूछता है। वहीं देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें, इसका दिल्ली ही हेडक्वार्टर, गठन 1984 में किया गया था। क्षेत्रीय बेस नहीं पूछने का, छोड़ देना, कोई सा क्षेत्रीय बेस आपने नहीं याद करना। इसका जो गठन किया गया था, विमान हवाई अड्डों पर जो अपहरण होते हैं, आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं, उनको रोकथाम के लिए इसको बनाई गई थी। 2024 में पूछी गया क्वेश्चन है कि भैया ये बताइए कि विमान और हवाई अड्डों पर जो अपहरण होते हैं या आतंकवादी हमले होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए कौन सी फोर्स होती है? NSG होती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है, हमारे जो देश है उसकी आंतरिक सुरक्षा, जो आपका टॉपिक दिया गया है। तो आप इससे बोर मत होइए भाई बच्चों, यदि कैरियर बनाना है, भर्ती में अपना नंबर लाना है, तो बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, बहुत अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है कि ये चीजें नहीं कर सकता, यहाँ नहीं जा सकता, अभी ये समय नहीं है। बहुत सारी चीजों पर आपको
अपना ध्यान बहुत सारी चीजों से हटाना पड़ता है और पढ़ाई पर फोकस करना पड़ता है, तब जाकर नौकरी मिलती है। बहुत हार्ड वर्क है, बहुत भीड़ भी है यार। उत्तर प्रदेश पुलिस में 48 लाख बच्चों के फॉर्म भरे गए, 50 लाख से ज्यादा के। इतनी भीड़ में अपनी नौकरी पक्की करने के लिए बहुत हार्ड वर्क है, बहुत भीड़ और बहुत हार्ड वर्क। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीआईबी की बात करें 1963 में इसका गठन, गृह मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है कि गृह मंत्रालय के अंदर ही आती, ठीक है। और बात करें क्या हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर जो है, देखिए एकेडमी, सीबीआई एकेडमी जो है गाजियाबाद के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। आदर्श वाक्य इनके नहीं पूछे जाते, पैरामिलिट्री फोर्स के दो तीन है उनके आदर्श वाक्य पूछे जाते हैं। प्रमुख वर्तमान में परवीन सूद जी हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मुझे अपडेटेड न्यूज मिली है तो यही है परवीन सूद ही। सीबीआई संरक्षण निदेशक जो हैं ये आ जाएंगे आपके संस्थापक जो है, सॉरी भाई बच्चों, संस्थापक है ये हो जाएंगे डीपी कोहली जी। डीपी कोहली यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है कि इनके संस्थापक कौन थे सीबीआई के। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, ये तो सभी इसी के बारे में था, आगे चलते हैं। आसूचना ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो 30 सितंबर 1887 ईस्वी में बनाया जाता है। प्रमुख तपन कुमार डेका जी हैं वर्तमान के अंदर। इसका काम क्या है, भारत के अंदर जो है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है। रो की बात करें, आपने मूवी देखी होगी जो सलमान खान वाली थी, उसमें रो एजेंट ही था सलमान खान। यह जाएगी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। फुल फॉर्म पूछे तो ये बताना। गठन कब हुआ था, 1968 में हुआ था। और इसके कोई और कुछ याद नहीं करना भाई जो यहां से। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2009 में बनी थी, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। प्रमुख इसके हो जाएंगे दिनेश गुप्ता जी। काम क्या है, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। काम जब आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं तो काम से ही बनते हैं। काम से कैसे बनते हैं कि आंतरिक घटनाओं की जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो यह आ जाएगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। उसके बाद यहां पर और कुछ नहीं याद करना आपने। आगे बात करते हैं यूएसएसएफ, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, 2024 का ही क्वेश्चन है। इसका गठन किया गया था 26 जून 2020 में किया गया था। मुख्यालय लखनऊ के अंदर है, तो मुख्यालय, बाकी और कुछ आपने याद नहीं करना। किसकी तर्ज पर किया गया है, तो केंद्रीय सुरक्षा बल की तर्ज पर किया गया है। महत्वपूर्ण जो ये है भवन व अन्य अवसंरचनाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया, या तो ऐसे आ जाएगा मोचन करके या प्रतिक्रिया करके आ जाएगा, बल एनडीआरएफ। ये हालांकि एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है, अभी जो एग्जाम हुआ था 25 की सेकंड में था या फर्स्ट शिफ्ट में था। नेशनल डिजास्टर क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स फोर्स। इसका गठन किया गया था भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए कौन सी, जैसे अभी जो चक्रवात वगैरह आ जाते हैं हमारे, इस पर भूकंप आ जाते हैं, तो उनके लिए कौन सी फोर्स काम करती है, तो उनके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ पहुंचती है वहां पर। विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए कौन सी फोर्स है, तो ये आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, इसका गठन जो किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो आपदा के लिए जो अधिनियम आता है वो 2005 में आता है, उसी के तहत इसका गठन किया गया था। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, प्रोफेसर क्लास तो इतनी लंबी हो चुकी है, तकरीबन आधे घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है, तो मैंने फिर कहा प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा जो है ना स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, एक क्लास आपकी 20-22 मिनट में खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसका कार्य निम्नलिखित इसके कार्य है। यहां पर आप देख सकते हो, जैसे नकली नोट जो है, नशीले पदार्थ के घोटाले जो होते हैं, वहीं आतंकवादी और माफिया जो होते हैं उनके संगठन होते हैं, उन पर रोकथाम लगाना, ये हो जाएगा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का, एटीएस का काम है ये। तो कार्य ही पूछता है यहां से, और कुछ यहां से एग्जामिनर कुछ नहीं पूछता। वही बात करें आगे, नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, इसको 1988 में बनाया गया था, नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर। ठीक है, जो बम होते हैं उनके लिए बमबारी से संबंधित घटनाएं, जितने भी बम वगैरह जो घटनाएं होती हैं वे सब किसके अंडर में आती हैं, तो एनबीडीसी के अंदर में आती हैं। इसके साथ कमान
कमान पूछी जाती है कि इसकी कितनी कमान है, तो इसकी 7 कमान है। उत्तर दक्षिण करके हैं, ये याद नहीं करनी, केवल डिजिट याद रखनी है। ठीक है, तो कितनी कमानों में बटा हुआ है? 7 कमानों में बटा हुआ है। बाकी और यहां से कुछ याद नहीं रखना आपने। भाई बच्चों, आगे बात करते हैं पाकिस्तानी जिहादी संगठन। इसको हम स्किप करेंगे, जैसे लश्कर-ए-तैयबा हो गया, इस्लामिक फ्रंट हो गया, ये पाकिस्तान की जो है टेररिस्ट एजेंसी है। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे अलकायदा आईएसएस ने इसकी जगह ले ली है अलकायदा की, और आईएसएसआई की जो फुल फॉर्म पूछी जाती है, आईएसआईएस की फुल फॉर्म हो जाएगी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। पूछे कि आईएसआईएस संगठन जो है ये किस देश में सक्रिय है, तो इराक और सीरिया में सक्रिय है। वहीं हिजबुल्लाह मुजाहिदीन जो है ये भी इराक और सीरिया में ही सक्रिय है। बोको हरम पूछा जाता है कि कहां पर या किस देश की जो है आतंकवादी संगठन है, नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन। अल नुसरा फ्रंट ये सीरिया का है। उसके बाद उल्फा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो उल्फा पूछे आपसे ULFA, तो ये आ जाएगा भाई असम के अंदर। इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये अब नहीं है। ठीक है, तो ये पूछे कि ये कहां पर सक्रिय था, तो असम के अंदर था। वहीं बात करें लिट्टे ग्रुप, जिन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या की थी, तो लिट्टे ग्रुप जो है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स ईगल्स, ये आपको तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उसमें, और उसके साथ साथ जो श्रीलंका है उसके अंदर। तो यहां पर आप लिख सकते हो, कई बार पूछ ले तो बता देना श्रीलंका का आतंकवादी संगठन कौन सा था? लिट्टे ग्रुप था। हमाज की बात करें, फिलीपींस के अंदर है। हमाज और फिलीपींस के बीच जो आतंकवादी हमले भी हो रहे थे, आतंकवादी हमले इन दोनों के बीच हमले चल रहे थे, तो काफी चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। बोको हरम की बात करें, नाइजीरिया, मैंने भी बता दिया आपको। हूती विद्रोह जो है ये यमन का है। लिट्टे श्रीलंका का, बाकी सभी आपको मैंने बता दिए हैं। आगे बस थोड़ी सी 2-3 मिनट की और ये क्लास है, 2 मिनट की, बस आप उसको और देख लीजिए। बाकी आपको आतंकवाद से रिलेटेड और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रमुख आतंकवादी हमले मैंने शुरू में करा दिए थे, बस वही पढ़ने हैं। इसमें हम सभी चीजों को स्किप करके चलेंगे, यहां भी स्किप करेंगे और यहां भी स्किप करेंगे, यहां भी स्किप करेंगे। नक्सलवाद मैंने पढ़ा दिया, उतना ही पढ़ना है बस। तो भाई बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिस तरह से आपने समझने की कोशिश की है, दोनों तरीके से ही बात कर लेते हैं, तो भाई आपकी समझ में आई होगी। 2 दिन लगे हैं मुझे इस कंटेंट को बनाने में, और मैंने बहुत कोशिश की है कि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बनाऊं जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी, किसी और पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अपने पर खुद विश्वास करिए, जितना भी आपने पढ़ रखा है उसको जाकर एग्जीक्यूट कीजिए एग्जाम के अंदर। और हाँ, एक गोले भरने वाली चीजें थी जो बच्चों की समझ में जरूर आनी चाहिए। कभी भी भाई मेरे बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ा और उसका गोला जो भरना है, पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही जो भी आपका आंसर हो उसको गोला जरूर भर लेना। ऐसा नहीं करना कि आपने 10-20 क्वेश्चन करे और उसके बाद गोला भरने लगे, या सारे क्वेश्चन करने के बाद गोला भरने लगे, तो कभी मत भरना। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने खुद एग्जाम दिए हैं। मैंने कुछ ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने पेपर अच्छा कर लिया, लेकिन गोले भरने की वजह से उनका पेपर नहीं हो पाया, और फिर टीचर के पैरों में पड़ रहे हैं कि सर माफ, थोड़ी देर टाइम दे दीजिए, मुझे गोले गोले भरने हैं, 2 मिनट में भर दूंगा, 5 मिनट में भर दूंगा। फिर गोले नहीं भरे जाते, जब बेल बज जाती है फिर गोले नहीं भरे जाते, 7-7 गोले भरने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलता हूं एक और नई वीडियो में। अब कोई वीडियो नहीं आएगी, सारी डाटा मैंने प्रोवाइड करा दिया। नेक्स्ट जो क्लासेस स्टार्ट होंगी 5 सितंबर से होंगी। जिस बच्चे ने मुझसे जुड़ना है एक बार मुझे मैसेज कर देना, इस वीडियो में मैसेज कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।